हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र पढ़ रहे हैं। प्रजनन तंत्र की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर लेना। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मासिक धर्म चक्र के बारे में, जिसे आर्तव चक्कर, माहवारी, पीरियड्स, शॉर्ट फॉर्म में एमसी के नाम से भी जाना जाता है। या तो आप पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो भी आप बेसिक जानकारी के लिए वीडियो देख सकते हो। चलिए भैया, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र। 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का समूह। ठीक है। और रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। तो ऐसे अंगों का समूह है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो प्रजनन में हेल्प करता है। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, प्रजनन तंत्र कहा जाता है। अब सिंपल सी बात, प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो हमारे जैसी प्रजाति का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। हम जो होते हैं, हमारे जैसे बच्चे का निर्माण करते हैं, हमारी जैसी जाति का निर्माण करते हैं, हमारी जैसी संतान का निर्माण करते हैं। गाय जो होती है वो अपनी जैसी प्रजाति का निर्माण करती है, भैंस जो है वो अपनी जैसी प्रजाति का निर्माण करते हैं। कभी आपने देखा है क्या कि गाय के बच्चे हैं वो भैंस के बच्चों से मिलते जुलते हैं? नहीं भैया, गाय के बच्चे गाय के समान ही होंगे, भैंस के बच्चे भैंस के समान ही होंगे। अपने व्यवहार को प्रबल रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए, अपने व्यवहार को प्रबल रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए, धरती पर विलुप्त होने से बचाने के लिए सभी जीव जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो प्रजनन करते हैं। तो प्रजनन जरूरी है भैया। ठीक है। अब हमारे जो सिलेबस में आता है वो हमारे रिप्रोडक्शन के बारे में आता है, हमारे प्रजनन के बारे में आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी के बारे में नहीं पढ़ते कि भैया गाय में कैसा होता है रिप्रोडक्शन, या फिर भैंस में कैसा होता है, शेर में कैसा होता है। उन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें हमारे बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारे बारे में ही पूछा जाता है। तो मैंने आपको मेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा दी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, मेल गेमेट्स का निर्माण किस तरीके से होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं, फीमेल जो गेमेट्स है उनका निर्माण कैसे होता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आपने पिछली 2 क्लासें देखी है तो ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, टेंशन मत लीजिए। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मासिक धर्म चक्र के बारे में। यहाँ से रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये रेलवे के नहीं कहता, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी एग्जाम में यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्लास को देखने के बाद में सारे के सारे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ते हैं भैया, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो मैं इसे मिटा दूं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 2 क्लास पहले हो चुकी है इस चैप्टर की, आज ये तीसरी क्लास है। ध्यान से समझना, एक एक चीज सारी बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी आपको। चैप्टर का यानी कि टॉपिक का नाम क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है मासिक धर्म चक्र। क्या कहा जाता है? मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इसके अन्य नाम लिख लेते हैं कि भैया इसे किस किस नाम से जाना जाता है। ये नाम याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आर्तव चक्र भी कहा जाता है। ठीक है। कभी कभी मासिक चक्कर भी आ जाता है कि नहीं आपके एग्जाम में? कभी कभी माहवारी चक्कर भी आ जाता है, माहवारी भी आ जाता है। कभी कभी पीरियड्स
भी आ जाता है और शॉर्ट फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल को MC लिखते हैं। तो इन सभी नामों से जाना जाता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पीरियड्स लिखा तो आप में से बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि भैया एक्चुअली में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो महिलाओं में किशोर अवस्था के पश्चात 11 से 13 वर्ष के पश्चात लगभग 45 से 50 वर्ष तक जब महिला प्रेगनेंसी अवस्था में होती है, उस अवस्था के अलावा हर माह 3 से 5 दिन तक वेजाइना वाले पथ से, योनि मार्ग से या प्रजनन पथ से या जनन पथ से मैं कह सकता हूं ब्लड बाहर आता है। बस हमें इतना पता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम भैया पीरियड्स कहते हैं, उसे ही भैया हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और इसी पीरियड्स के ये बहुत सारे नाम हैं। इसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्कर, आर्तव चक्कर, मासिक चक्कर, माहवारी, MC, इन सभी नामों से जानते हो। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमें तो सिर्फ इतना पता है पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मासिक धर्म चक्कर के बारे में कि भैया ये हर महीने आता है। और दूसरी बात, योनि मार्ग से 3 से 5 दिन तक लगातार ब्लड बाहर आता है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज की क्लास देखने के बाद में यहां से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा। यहां से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ये चक्कर शब्द क्यों आ रहा है बार बार। भाई ये चक्कर शब्द क्यों आ रहा है, ये चक्कर शब्द क्यों आ रहा है? तो इसका मतलब समझिए। मान लीजिए कोई चीज वस्तु है, वो यहां पर है, अब यहां से स्टार्ट हुई वो और भैया घूम फिर के वापस इसी जगह पर आ गई। फिर दोबारा इसने घूमना स्टार्ट किया और फिर दोबारा घूम के ये इसी जगह पर आ गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि इस वस्तु ने 2 चक्कर पूरे किए हैं? यानी कि इसने जिस जगह से शुरुआत की है ये उसी जगह पर वापस चली गई, फिर दोबारा इसने शुरुआत की और दोबारा उसी जगह पर आ गई। तो जब कोई चीज एक जगह से शुरुआत करती है और उसी जगह पर आ जाती है, फिर दोबारा शुरुआत करती है और उसी जगह पर आ जाती है, तो वहां पर चक्कर का निर्माण होता है, यानी कि उसने एक चक्कर पूरे किए। जब हम रनिंग करने जाते हैं हमारे आसपास ग्राउंड में, तो देखा होगा आपने, एक सर्कल होता है, वो सर्कल के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि भैया हमारा एक चक्कर पूरा हो गया, आज मैंने 3 चक्कर मारे, आज मैंने 400 मीटर के 5 चक्कर मारे। ऐसे ही तो हम कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। तो यहां पर भी भैया एक चक्कर हो स्टार्ट होता है। देखो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो अवधि होती है ना, अवधि वो कितनी होती है? अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि होती है 28 से 29 दिन। इसकी अवधि कितने दिनों की होती है? 28 से 29 दिन की अवधि होती है। कितने दिन की होती है? 28 से 29 दिन की अवधि होती है भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल की। यह हर 28-29 दिन में आपको दोबारा देखने को मिलता है। हर 28-29 दिन में आपको ये दोबारा देखने को मिलता है। कौन? ये पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्कर। इसलिए हम इसे चक्कर कहते हैं, क्योंकि ये देखो इसने मान लीजिए 1 तारीख से शुरुआत की है कि नहीं है, और 28 या फिर 29 दिन को ये खत्म हो गया, फिर दोबारा ये वापस शुरुआत हो जाता है, तो फिर दोबारा ये हर 28-29 दिन में दोबारा स्टार्ट होगा, फिर दोबारा हर 28-29 दिन तक। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि 1 से शुरुआत हुई है कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी से शुरू हुआ, 1 मिनट के लिए सोचो, और ये 28 और 29 फरवरी को ये खत्म हो गया है कि नहीं, तो फिर दोबारा 1 से स्टार्ट होगा। अरे भाई 1 से स्टार्ट होगा ना, सॉरी 1 जनवरी से, क्या 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। अगर 1 फरवरी से स्टार्ट होता है तो 28 से 29 फरवरी को खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर फरवरी के बाद में क्या आता है? मार्च, तो 1 मार्च से दोबारा स्टार्ट हुआ, फिर ये 28 से 29 मार्च तक चलेगा, 28 से 29 मार्च तक चलेगा। फिर ये मान लीजिए भाई 28 से 29 मार्च को इसको 28 एक कहने का मतलब 1 चक्कर पूरा हो गया, तो फिर ये 30 मार्च से स्टार्ट होगा, और 30 मार्च से लेकर के मान लीजिए महीना कौन सा उस पर निर्भर करता है, तो फिर आगे जाकर के 27 से 28 मार्च तक चलेगा। मार्च के अप्रैल आ जाएगा ना यार, हाँ अप्रैल तक आ जाएगा, तो 27 से 28 अप्रैल तक चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये हर 28-29 दिन में दोहराता है, ये हर 28-29 दिन में दोहराता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि भैया ये एक चक्कर है।
अब जो चीज हर 28 से 29 दिन में दोहराती है, कहने का मतलब एक चक्कर पूरा करती है हर 28 से 29 दिन में, इसलिए हम इसे चक्कर कहते हैं, इसलिए मासिक धर्म चक्र। मासिक इसलिए कहते हैं ये हर महीने में आता है, यानी कि महीने में कितने दिन होते हैं, 28 होते हैं, किसी महीने में 29 होते हैं, किसी महीने में 30 होते हैं, किसी महीने में 31 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये हर महीने में आता है महिलाओं में किशोर अवस्था के पश्चात में। बस सिंपल सी चीज बात है, आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, इतना समझना है कि हर 28 से 29 दिन में दोबारा दोहराता है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके। अब देखो भैया, तो सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि भैया ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये किस किस में आता है? क्या मानव में ही आता है? मानव के अलावा और किस में नहीं आता? बिल्कुल, देखो प्राइमेट्स जो महिलाएं होती है, प्राइमेट्स महिलाएं, उनमें भैया ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। जैसे कि मानव में चलता है, बंदर में चलता है कि नहीं है, कपी में चलता है, गोरिल्ला में चलता है, जिसकी शक्ल हमसे मिलती है ना, उन सभी जीवों में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मानव में, बंदर में, कपी में, गोरिल्ला में, चिंपैंजी में, इन सब में भैया जो प्राइमेट्स, इन सभी को प्राइमेट्स फीमेल कहा जाता है, प्राइमेट्स मादा कहा जाता है। तो प्राइमेट्स जो मादाएं होती है, इन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मासिक धर्म चक्र चलता है। जिस तरीके से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, वैसे ही बंदरों में, कपी में, गोरिल्ला में, चिंपैंजी में, इन सभी में चलता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि अलग जो स्तनधारी है, जैसे कि गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है कि नहीं है, इनमें कौन सा चक्कर चलता है, इनके बारे में तो चर्चा कीजिए। तो याद रखना मेरे भाई, इन सब में अन्य स्तनधारियों में, अन्य जो स्तनधारी है, याद रखने वाली बात आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें मध चक्कर चलता है, इसमें मध चक्कर चलता है, इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल। इनमें कौन सा चक्कर चलता है? इनमें मध चक्कर चलता है, यानी कि एस्ट्रस साइकिल चलता है। बताओ, ये चीजें समझ में आ गई? अब तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मासिक धर्म चक्कर को हम मार्तव चक्कर, मासिक चक्कर, माहवारी, पीरियड्स, एमसी, इन सभी नामों से जानते हैं। इसकी अवधि जो होती है वो 28 से 29 दिन की होती है, यानी कि हर 28 से 29 दिन में ये दोहराता है। इसमें क्या होता है, तो योनि मार्ग से हर 3 से 5 दिन में नहीं, 28 से 29 दिन में एक बार 3 से लेकर के 5 दिन तक लगातार योनि मार्ग से ब्लडिंग होती रहती है, यानी कि रक्त का स्राव होता रहता है। इतना हमें पता है। फिर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो प्राइमेट्स मादाएं हैं, जैसे कि मानव है, बंदर है, कपी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, एनसीईआरटी में लिखे हुए ये उदाहरण, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। अन्य जो स्तनधारी होते हैं उन सभी में मध चक्कर चलता है, यानी कि एस्ट्रस साइकिल चलता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो कभी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मध चक्कर के बारे में, एस्ट्रस साइकिल के बारे में, तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कब होती है। ध्यान से समझना मेरे भाई, चीजों को मैं आराम से इसलिए सिखाता हूं ताकि आपको चीजें एक बार में ही याद हो जाए। ये मत सोचना कि आप बोर हो रहे हो। देखो भैया, सीधी सी बात है, मुझे फालतू बात करना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं अपने काम पर फोकस रखता हूं, आप भी अपने काम पर फोकस रखो। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि अगर आपने एक क्लास पूरी देख ली तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए बस बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। मैं चीजों को आपको आसान तरीके से समझाने के लिए एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए, चीजें यहीं पर ही याद हो जाए, है कि नहीं है? अब देखो भैया, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? तो ये स्टार्ट होता है भैया 11 से 13 वर्ष की उम्र में। तो पहली बार जब दिखाई देता है ये, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रजोदर्शन। तो ये पहली बार कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है भैया 11 से 13 वर्ष की उम्र में, यानी कि किशोर अवस्था में दिखाई देता है महिलाओं में। और उसे क्या कहा जाता है? उसे रजोदर्शन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे रजोदर्शन कहा जाता है। इंग्लिश में मेनार्क कहा जाता है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये अंतिम बार कब दिखाई देता है? तो भैया ये अंतिम बार जो दिखाई देता है, ये अंतिम बार जो दिखाई देता है उसे कहा जाता है रजोनिवर्ती। उसे रजोनिवर्ती या मीनोपोज कहा जाता है। और ये दिखाई देता है 45 से 50 वर्ष की उम्र में। ये हर महीना होगा भैया, ये इतना याद रखना। ये सिर्फ तब बंद होता है जब प्रेगनेंसी यानी कि गर्भाधारण अवस्था में हो। गर्भाधारण यानी कि प्रेगनेंसी की अवस्था में अगर कोई महिला है
तो उस समय ये 9 माह तक रुक जाता है, ये 9 माह तक रुक जाता है। वरना भैया 11 से 13 वर्ष से लेकर के हर 45 से यानी कि 45 से 50 वर्ष की उम्र तक भैया ये हर माह आपको दिखाई देता है। सिर्फ ये रुकता है गर्भधारण की अवस्था में। इसमें क्या होता है आप सभी को पता है, योनि मार्ग से, इसमें क्या होता है आप सभी को पता है, योनि मार्ग से 3 से 5 दिन तक रक्त का स्राव होता है, अगर आपने ये जो बोर्ड पर लिखी हुई चीजें याद कर लेना मेरे भाई, सिर्फ बोर्ड पे लिखी हुई चीजें आपने याद कर ली ना, तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि रेलवे तक की तो मैं गारंटी दे देता हूं, रेलवे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। रेलवे वगैरह में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं नेट लेवल की बात करूं तो उनमें तो देखो अंदर से पूछा जाता है। तो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, क्या दिक्कत है यार, एक एक चीज के बारे में पढ़ाने वाला हूं, क्या दिक्कत है। अभी तो बस बोर्ड पे लिखी हुई चीजें याद कर लीजिए, जिससे आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा मासिक धर्म चक्कर से, आर्तव चक्कर से, माहवारी से, पीरियड से, एमसी से, इन सभी नामों से आ सकता है। इसकी अवधि कितनी होती है मेरे साथ बताइए, 28 से 29 दिन इसकी अवधि होती है। हर 28 से 29 दिन के बाद में दोहराता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी में 27 से 28 दिन हो जाता है, किसी में 26 से 28 दिन हो जाता है, किसी में समय बढ़ जाता है। तो वो हार्मोन के कारण होता है मेरे भाई, खान पीन के ऊपर वो सारी चीजें होती रहती है। लेकिन एक स्वस्थ मादा के बारे में बात करें, स्वस्थ महिला के बारे में बात करें, तो इसकी जो अवधि है वो 28 से 29 दिन मानी गई है मेरे भाई। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें देखने को मिलता है, जो प्राइमेट्स मादाएं होती है उनमें देखने को मिलता है, जैसे कि मानव, बंदर, कपी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इन सभी में। लेकिन बाकी के जो स्तनधारी होते हैं उन सभी महिलाओं में मध्य चक्र देखने को मिलता है, यानी कि एस्टर साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब पहली बार दिखाई देता है तो ये महिलाओं में किशोर अवस्था में दिखाई देता है, 11 से 13 वर्ष तक। जब महिलाओं में यौनारंभ प्रारंभ होता है, किशोर अवस्था प्राप्त होती है, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, उस समय जब पहली बार दिखाई देता है तो उसे रजोदर्शन कहा जाता है। और अंतिम बार कब दिखाई देता है तो 45 से 50 वर्ष की उम्र तक दिखाई देता है, उसके बाद में दिखाई नहीं देता भैया। ज्यादा से ज्यादा किसी महिलाओं में 55 वर्ष निकल जाता है, 55 वर्ष के बाद में ये मासिक धर्म चक्र है वो दिखाई नहीं देता है। नॉर्मल जो शुरुआत में कहने का मतलब जन्म से लेकर के 11 से 13 वर्ष की उम्र तक वैसे नॉर्मली रहते हैं, वैसे ही नॉर्मली रहती है महिलाएं। गर्भधारण की अवस्था में ये गायब हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 माह तक। याद रखना उसका रीजन क्या है, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। इसमें क्या होता है तो आप सभी को पता है कि भैया योनि मार्ग से 3 से 5 दिन तक रक्त का स्राव होता रहता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब इसमें मेरे दोस्त 4 अवस्थाएं चलती है। इस 28 से 29 दिन में क्या होता है, हर 28 से 29 दिन में क्या होता है, तो 4 अवस्थाएं चलती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, मिटा दो। ठीक है, देखो भैया ध्यान से समझना मेरी बातों को मेरे भाई, अगर ध्यान से समझोगे ना तो चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, समझ में आ रहा है तो भैया कमेंट करके बता देना। देखो पूरी एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ताकि कि आपका कोई लेना देना ही ना हो, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए तो वो चीजें जरूर बता दूंगा आपको, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ एहसास नहीं होगा आपको कि यार ये क्या पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा था कि इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 28 से 29 दिन। तो सबसे पहली जो अवस्था आती है वो आती है भैया रक्तस्राव या फिर श्रावण प्रावस्था। और इसका जो समय होता है वो होता है मेरे भाई 3 से लेकर के 5 दिन। 3 से लेकर के 5 दिन। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि योनि मार्ग से शुरुआती 3 से 5 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, जिसके बारे में आप सभी को पता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसकी जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है पुटकी प्रावस्था। पुटकीय या फिर पुटीय प्रावस्था। इस अवस्था का जो समय है वो है भैया 6 से लेकर के 13 दिन। ठीक है। तीसरी जो होती है वो होती है अंडोत्सर्ग।
अंडोत्सर्ग प्रावस्था। इस अंडोत्सर्ग प्रावस्था में क्या होता है? तो अंडोत्सर्ग प्रावस्था में मेरे भाई याद रखना, ये होती है 14वें दिन। इसमें अंडे का उत्सर्जन होता है अंडाशय से। सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 4 पर आता है कार्पस ल्यूटियम प्रावस्था या ल्यूटिकल प्रावस्था। कार्पस ल्यूटियम ने ल्यूटिकल प्रावस्था होती है मेरे भाई, ल्यूटिकल प्रावस्था। और ये चलती है भैया 15 से लेकर के वही 28 से 29 दिन तक। बस, तो इन सभी चीजों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रावस्थाएं आपको देखने को मिलती है। रक्तस्राव, श्रावण प्रावस्था, शुरुआती 3 से 5 दिन तक। दूसरी है पुटकी प्रावस्था, 6 से लेकर के 13 दिन तक। तीसरी है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, 14वें दिन। और चौथी है ल्यूटिकल प्रावस्था, 15 से 28 से 29 दिन। आइए एक एक के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। देखो भैया, पहली होती है रक्तस्राव श्रावण प्रावस्था। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम पहले के बारे में चर्चा करें मेरे भाई। देखो, तो मैंने जैसा कि कहा कि इस प्रावस्था में 3 से 5 दिन तक योनि मार्ग से क्या होता रहता है? रक्त का स्राव होता रहता है। अब ये चीज तो आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसी प्रावस्था से आप गर्भाधारण का पता लगा सकते हो। आप गर्भाधारण का पता लगा सकते हो। आप गर्भाधारण का पता लगा सकते हो। इसी प्रावस्था से आप गर्भाधारण का पता लगा सकते हो। ध्यान से समझना, कैसे पता लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है भाई, ब्लीडिंग हो रही है, राइट का चिन्ह है, उसका मतलब है ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग हो रही है ना, तो भैया इतनी बात कंफर्म है कि भैया प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि वो महिला प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि वो गर्भधारण की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं हुई उस महिला में शुरुआती 3 से 5 दिन तक अगर ब्लीडिंग नहीं हुई, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये फिक्स है कि भैया प्रेगनेंसी, उसका मतलब वो गर्भाधारण अवस्था में है, वो गर्भाधारण प्रावस्था में। हम भी तो वैसे ही नॉर्मल ऐसे ही तो चेक करते हैं। अरे भैया सिंपल सी बात है यार, सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस हुई है कि नहीं है किसी माह में, अगले माह में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसका मतलब है प्रेगनेंसी नहीं है, और ब्लीडिंग नहीं होती है उसका मतलब प्रेगनेंसी है। सिंपल सी बात है। अरे भाई चीजों को देखो डिटेल में, देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशन जरूरी है हर चीज के लिए मेरे भाई, एजुकेशन जरूरी है। तो शुरुआती 3 से 5 दिन तक योनि मार्ग से रक्त का स्राव होता है, और इसी प्रावस्था को हम गर्भाधारण का संकेत मानते हैं। अगर इसमें ब्लीडिंग होती है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर ब्लीडिंग नहीं हुई है तो उसका मतलब है कि प्रेगनेंसी हो गई, यानी कि वो गर्भधारण अवस्था में है वो महिला। तो ये तो भैया पहली अवस्था में चलता है। 3 से लेकर के 5 दिन तक ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रख सकते हो याद? जल्दी बताओ, याद रख सकते हो ना? ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, मिटा दो इसको। ठीक है, तो पहली प्रावस्था हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है भाई, बस ऐसे ही 4 अवस्था पढ़नी है, ज्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। दूसरी देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। देखो भैया, अब बात करते हैं पुटकी प्रावस्था के बारे में, यानी कि पुटीय प्रावस्था के बारे में। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे ही महिला 11 से 13 वर्ष की उम्र में पहुंचती है, तो हाइपोथैलेमस एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है। वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। पीयूष ग्रंथि से जाकर के कहता है कि आपके पास जो गोनेड्स हार्मोन है उनको आप रिलीज करो। तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपकी जो पीयूष ग्रंथि है, इसके पास 2 हार्मोन होते हैं। एक होता है FSH, ये गोनेड्स हार्मोन है, और दूसरा होता है LH। इस FSH की फुल फॉर्म होती है
फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और इसकी फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही किशोरावस्था शुरू हुई तो पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि के पास एक सिग्नल आता है, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, कि भैया आपके पास जो गोनेड्स हार्मोन है उनको रिलीज करो। पीयूष ग्रंथि के पास ये दो गोनेड्स हार्मोन होते हैं, एक होता है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन सभी हार्मोन के बारे में मैंने आपको एक चैप्टर था, उस चैप्टर में भी पढ़ाया था भैया। उस चैप्टर का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। बताओ, अंतःस्रावी ग्रंथि वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना? ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। देखो भैया, इतनी बात क्लियर है। तो पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन का सिक्रेशन हो चुका है, एक एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर आप हमारे शुरू से वीडियो देख रहे हो, जब से मैंने बायोलॉजी स्पेशल 0.2 बैच स्टार्ट किया है तब से वीडियो देख रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी एफएसएच के बारे में, और एलएच के बारे में, एलएच के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका। कोई दिक्कत नहीं है, तो बस जितना पढ़ा रहा हूँ उतना याद रखिए। अभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है भैया, ये क्या करता है? ये प्रोसेस कब चल रही है भैया? 6 से लेकर के 13 दिन के बीच में चल रही है ये प्रोसेस। अरे भैया, मासिक धर्म चक्कर में 6 से लेकर के 13 दिन के बीच में ये प्रोसेस चल रही है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि जो पुटक होते हैं ना, पुटक, इनके निर्माण में सहायक होता है, या इनकी वृद्धि के लिए सहायक होता है। अब पुटक कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता है, प्राथमिक पुटक है जिसे हम 1 डिग्री से लिखते हैं, द्वितीयक पुटक है जिसे हम 2 डिग्री से लिखते हैं, तृतीयक पुटक है जिसे हम 3 डिग्री से लिखते हैं, और ग्राफियन पुटक है। और ये सभी किसका निर्माण करते हैं? ये सभी एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करते हैं। ये सभी एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करते हैं, ये सभी पुटक। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है, जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है, और उस गर्भाशय की आंतरिक दीवार का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का या बनाने का काम करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। बताओ, ये चीजें समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले तो ये आपको बोर्ड पर लिखी हुई चीजें। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको अंडाशय के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? अंडाशय के बारे में पढ़ाया था, यानी कि ओवरी के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? याद कीजिए, याद करो क्या पढ़ाया था कि अंडाशय के अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। इस स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं, एक होता है मेडुला, एक होता है कोर्टेक्स। मेडुला वाले भाग में ब्लड वेसल्स थी, रुधिर वाहिकाएं थी, और कोर्टेक्स वाले भाग में पुटक का निर्माण हो रहा था। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो पुटक होते हैं, इन पुटक से ही अंडाणु बाहर निकलता है, जिसे आप फीमेल गेमेट्स यानी कि मादा युग्मक कहते हैं। ये अंडाणु बाहर निकलता है इन पुटक से। तो भैया, जब माँ के पेट में होती है ना, जब माँ के गर्भ में होती है ना महिलाएं, यानी कि शिशु बच्ची जो होती है, फीमेल जो होती है, जब माँ के पेट में होती है ना, तब से ही उसमें अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जब बच्ची का जन्म होता है, उससे लेकर के किशोर अवस्था तक भैया ये अंडाणु के निर्माण की प्रोसेस रुक जाती है, और उसके बाद में किशोर अवस्था के पश्चात में ये जो प्रोसेस है दोबारा स्टार्ट होती है। ये एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया है, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको तो इतना याद रखना है कि किशोर अवस्था के पश्चात ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे ही पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, उसी में 6 से लेकर के 13 दिन के बीच में भैया पीयूष ग्रंथि से एफएसएच हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जो पुटक होते हैं, इन पुटक की वृद्धि में सहायक होता है, इन पुटक के निर्माण में सहायक होता है। सबसे पहले प्राथमिक पुटक बनेगा, प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक बनेगा, द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक बनेगा, तृतीयक पुटक से ग्राफियन पुटक बनेगा, और इन्हीं पुटक से भैया एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। और ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये गर्भाशय की आंतरिक परत होती है। मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था।
मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आया कुछ याद? आया कुछ याद? आया कुछ याद? आ रहा है क्या कुछ याद? बताओ। क्लासें देखी होगी तो जरूर आ रहा होगा। तो ये क्या है? ये ओवरी है, यानी कि ये अंडाशय है। ये फेलोपियन ट्यूब है। ये यूट्रस है आपका। इस यूट्रस की कितनी परत होती है? 3 परत होती है। एक सबसे बाहर वाली परत, एक बीच वाली और एक अंदर वाली परत। वैसे इस तरफ होती है, एक सबसे बाहर वाली परत होती है, एक मध्य वाली परत होती है और एक अंदर वाली परत होती है। तो बाहर वाली जो परत होती है, उस बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम। उस बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम। तो सबसे बाहरी जो परत होती है गर्भाशय की, उसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है। अंदर वाली जो परत होती है उसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। और सॉरी, बीच वाली परत, जो बीच वाली परत होती है उसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, और जो अंदर वाली परत है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। दिख तो रहा है ना यार आपको? अगर दिख नहीं रहा होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है भाई। तो देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये जो गर्भाशय है, सॉरी ये गर्भाशय ग्रीव्य है, ये गर्भाशय है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है और ये वेजाइना वाला हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि गर्भाशय में 3 परत होती है। सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है, परिगर्भाशय कहा जाता है, गर्भाशय पेशीय परत कहा जाता है बीच वाले को, और अंतःगर्भाशय कहा जाता है आंतरिक परत को। इंग्लिश में कहा जाता है बाहरी परत को पेरीमेट्रियम, बीच वाली परत को मायोमेट्रियम और अंदर वाली परत को एंडोमेट्रियम। मैंने वहां पर आपसे कहा था कि इस फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रोसेस होती है, तुम्बिका वाले भाग में। आया कुछ याद? तो अगर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, जिसके तहत युग्मनज जाइगोट का निर्माण होगा। और ये युग्मनज जाइगोट भैया आगे जाकर के गर्भाशय की आंतरिक दीवार में जाकर के धस जाएगा। तो गर्भाशय की आंतरिक दीवार का बनना जरूरी है, तभी जाकर तो भैया ये युग्मनज और जो जाइगोट है, ये युग्मनज या फिर जो जाइगोट है, जिसे मानव जीवन की पहली कोशिका कहा गया है, ये भैया आंतरिक दीवार में जाकर के धसेगा। इसे इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण की प्रोसेस कहा जाता है। इसी में ही भ्रूण का विकास होगा। शिशु पूरे 9 माह तक इसी गर्भाशय में उपस्थित होगा। तो गर्भाशय के आंतरिक परत का निर्माण होना जरूरी है। तो भैया देखो, शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाता है। 3 से 5 दिन तक तो ये सारी प्रोसेस आपको दिखती है, लेकिन भैया बाद में लेकर के 5 से लेकर के 6 दिन से लेकर के 28 से 29 दिन तक आपके गर्भाशय में और आपके यूट्रस में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, ये प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, ग्राफीन पुटक का निर्माण आपके अंडाशय में हो रहा है। गर्भाशय में फिर भैया ये एंडोमेट्रियम का निर्माण होने स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही 6 से लेकर के 13 दिन तक की कहानी स्टार्ट होती है, यानी कि पुटी की प्रावस्था स्टार्ट होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पर एफएसएच हार्मोन का स्तर ज्यादा होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है ये पुटक का निर्माण करते हैं, पुटक में वृद्धि करवाता है। प्राथमिक पुटक का निर्माण होता है, द्वितीय पुटक का निर्माण होता है, तृतीय पुटक का निर्माण होता है, ग्राफीन पुटक का निर्माण होता है। ये सभी जो पुटक होते हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन का सिक्रेशन क्यों करता है? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है भैया, गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है एंडोमेट्रियम, उसको बनाए रखने का काम करता है। क्यों जरूरी है गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है एंडोमेट्रियम, उसका बनाए रहना? क्योंकि अगर निषेचन की प्रोसेस हो चुकी है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल चुके हैं, तो युग्मनज में जाइगोट का निर्माण होगा। ये युग्मनज गर्भाशय की आंतरिक दीवार में जाकर के धसेगा। इस वजह से भैया ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार जो एंडोमेट्रियम होती है उसको बनाए रखने का काम करता है। तो ये प्रोसेस होती है भैया पुटी की प्रावस्था में। ये सारी कहानी स्टार्ट होती है पुटी की प्रावस्था में। बताओ, तो दूसरी चीज भी आपको समझ में आ गई? कुछ नहीं है, पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हाई होता है। ये जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करती है, यानी कि जो पुटकीय होते हैं उन सभी के वृद्धि में, उन सभी के निर्माण में हेल्प करती है। प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक को ग्राफीन पुटक का निर्माण होगा यहाँ पर।
इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेरणा से। और ये जो पुटक है इनसे एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होकर ये एस्ट्रोजन हार्मोन या गर्भाशय की आंतरिक दीवार को बनाए रखने में सहायता होते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसे निषेचन की प्रोसेस हो गई तो भैया युग्मन जाएगा तो गर्भाशय की आंतरिक दीवार में आकर के धसेगा इसी एंडोमेट्रियम में। ये देखो अगर निषेचन की प्रोसेस यहाँ युग्मन जाइगोट का निर्माण यहाँ पे हुआ और ये भैया शक्कर के कहाँ पे आ गया? गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है इसमें जाकर के आ गया, क्योंकि यहीं पर ही भ्रूण का विकास होगा। पूरे 9 माह तक भैया इसी गर्भाशय में ही शिशु रहता है, शिशु का निर्माण होता है, शिशु यहीं पर ही पलता है। पूरे 9 माह तक शिशु का विकास यहीं होता है। इसलिए भैया इस गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है एंडोमेट्रियम, इसका परिपक्व होना जरूरी है कि नहीं है? तो ये कहानी समझ में आ गई, पुट की प्रावस्था समझ में आ गई। ओके, मिटा दूं? ओके भैया, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, इसको तो मैं क्यों मिटा रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो इनको मैं मिटा देता हूं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य आपको समझ में आ गया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य समझ में आ गया? ओके, अब देखो मैंने कहा था कि यहां पर प्राथमिक पुटक का निर्माण होता है, द्वितीयक पुटक का निर्माण होता है, पहले गलत मिटा दिया यार, तृतीयक पुटक का निर्माण होता है और ग्राफियन पुटक का निर्माण होता है। तो इस 14वें दिन क्या होगा? अंडोत्सर्ग की प्रोसेस होगी। इसमें क्या होता है? ये जो ग्राफियन पुटक है ना भैया, अब अचानक क्या होता है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल है पहले तो कम था, 6 से लेकर के 13 दिन तक तो यहाँ पर एफएसएच हार्मोन का स्तर ज्यादा था, लेकिन जैसे ही 13वां दिन समाप्त होता है, 14वां दिन स्टार्ट होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है इसका लेवल अप हो जाता है। ये एकदम में भैया इसका स्तर ज्यादा हो जाता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो बेकायदा से सारणी दी गई है, डायग्राम दिया गया है, उसमें वहां पर आप देख सकते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल अप हो जाता है, जिसके कारण ये ग्राफियन पुटक है ना भैया ये फट जाता है। ग्राफियन पुटक फट जाता है और ग्राफियन पुटक जैसे ही फटेगा तो भैया इससे अंडाणु जो होता है वो बाहर आ जाता है। इससे जो अंडाणु होता है वो बाहर आ जाता है और अंडाणु के बाहर आने की जो प्रोसेस होती है उसे ही अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहा जाता है, उसे ही अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहा जाता है। ये 14वें दिन होता है भैया, और ये कहाँ आएगा? बाहर आकर के इसी फैलोपियन ट्यूब में आएगा भैया। अरे भैया ओवरी है, अंडाशय है, यहाँ पर मैंने कहा प्राथमिक पुटक का निर्माण हुआ, द्वितीय पुटक का निर्माण हुआ, तृतीय पुटक का निर्माण हुआ, ग्राफियन पुटक फटा। तो ग्राफियन पुटक फटेगा तो जैसे ही अंडाणु बाहर निकलेगा तो यहाँ पर ये झिल्ली होती है कि नहीं? झिल्ली से फिर यहाँ पर आ जाएगा इस फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में स्तुंबिका वाले भाग में, स्तुंबिका वाले भाग में आ जाता है। और यहाँ पर किसका इंतजार करता है? शुक्राणु का इंतजार करता है। मैंने आपको बताया था ना, जो झिल्ली होती है इस तरीके से गति करती रहती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद है आपको? याद है आपको? बताओ, याद है आपको? है कि नहीं है? जैसे ही इस ग्राफियन पुटक फटा और अंडाणु बाहर आया तो ये झिल्ली होती है, फिब्री होती है, जैसे गति करती रहती है, तो इसको पकड़ने का काम करती है अंडाणु को। जैसे ही बाहर निकला और ये पकड़ करके किस में आ जाएगा? कीपक वाले भाग में, और कीपक वाले भाग से तुम्बिका वाले भाग में, और तुम्बिका वाले भाग में यहाँ पर इंतजार करता है शुक्राणु का। शुक्राणु आ गए तो तुम्बिका वाले भाग में निषेचन की प्रोसेस हो जाएगी, फिर संकीर्ण पथ से होता हुआ गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है उसमें जाकर के धस जाएगा। यही तो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। तो 14वें दिन क्या होता है भैया? याद रखना, आपका जो अंडाशय होता है इस अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, ग्राफियन पुटक फटेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर ऊंचा रहेगा तो ग्राफियन पुटक फटेगा, जिसके कारण, और जैसे ही ये फटा तो भैया ये अंडाणु बाहर आ गया, तो ये अंडाणु बाहर आ गया। और अंडाणु के बाहर आने की प्रावस्था को ही क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडोत्सर्ग प्रावस्था कब आती है? तो 14वें दिन आती है भैया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ल्यूटिकल प्रावस्था के बारे में पढ़ते हैं। अब ल्यूटिकल प्रावस्था के बारे में पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, इनको मैं मिटा दूं, इनको मैं मिटा दूं। ओके, अब ध्यान से समझना, कौन सा फटा है? ग्राफियन पुटक फटा है, ध्यान रखना। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से अब ये पढ़ते हैं ल्यूटिकल प्रावस्था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर ज्यादा हुआ तो जो ग्राफियन पुटक है, ग्राफियन पुटक है ये फटा और ये अंडाणु बाहर आ गया। और ये कहाँ पर है अभी? ये फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे है? फैलोपियन ट्यूब में।
अब यहाँ पर दो काम होता है भैया, यहाँ पर दो चीजें होती है, यहाँ पर दो चीजें होती है। मैंने कहा कि ये ग्राफीन पुटक जैसे ही फटा तो इस ग्राफीन पुटक से अंडाणु बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई गुब्बारा है, अब गुब्बारे में मैंने कुछ चीजें रख रखी है, जैसे कि मान लीजिए कागज का टुकड़ा रख रखा है, तो गुब्बारा फटते ही वो कागज का टुकड़ा बाहर आ जाएगा। लेकिन गुब्बारा जो फटा है उसका बचा हुआ भाग भी तो है गुब्बारे का, गुब्बारा भी तो है अलग से, लेकिन वो फटा हुआ है तो क्या हुआ। वैसे ही ये जो ग्राफीन पुटक है फटने के बाद में फटने से अंडाणु बाहर आ गया। लेकिन ये जो ग्राफीन पुटक जो फटा है इसको अब क्या बोलोगे आप, इसे कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है। और कार्पस, ये जो ल्यूटियम होता है मेरे भाई याद रखना, ये एक अस्थायी ग्रंथि की तरह व्यवहार करता है, अस्थायी ग्रंथि की तरह व्यवहार करता है और इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियम होती है, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, वो पहले से ही एस्ट्रोजन हार्मोन उसको बनाने का काम कर रहा है, तो अब ये भैया उसको बनाए रखने का काम करता है और तीव्र कर देगा भैया, उसको बनाने का काम और तेज कर देगा। तो इसको बनाए रखने का काम करता है, इसको बनाए रखने का काम करता है, बनाए रखने का काम करता है, इसको बनाए रखने का काम करता है, इसको बनाए रखने का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका स्तर अप हुआ तो ग्राफीन पुटक फटा, ग्राफीन पुटक से अंडाणु बाहर आ गया, इसका बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, जो कि अस्थायी ग्रंथि की तरह व्यवहार करता है और इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है, ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार है, उसको जल्दी जल्दी बनाने का काम करता है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनली जो ल्यूटिकल प्रावस्था होती है, इसमें दो प्रोसेस होती है। पहला, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस हुई यानी कि संभोग की प्रक्रिया हुई, तो मेल बॉडी से जो मेल गेमेट्स होता है यानी कि जो नर युग्मक होता है यानी कि जो शुक्राणु है, वो अगर फीमेल बॉडी तक पहुंच जाता है, फीमेल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, तो भैया ये जो अंडाणु और शुक्राणु जो है, शुक्राणु और जो अंडाणु है, ये पहली प्रोसेस होती है। कब, जब शुक्राणु पहुंच जाता है फीमेल बॉडी तक, तब यानी कि मेल गेमेट्स पहुंच जाता है फीमेल गेमेट्स के पास, तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, निषेचन की प्रोसेस होगी यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि भाई शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में जुड़ते हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आपस में जुड़ते हैं, तो दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और युग्मनज और जाइगोट का निर्माण होता है। अब ये युग्मनज और जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से कहाँ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब का तुम्बिका वाला भाग है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया युग्मनज और जाइगोट का निर्माण हुआ। युग्मनज और जाइगोट का निर्माण के पश्चात ये कहाँ जाएगा, ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार में आकर के धस जाएगा, है कि नहीं है। अब जैसे ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार में आकर के धसेगा तो भैया यहाँ पर भैया भ्रूण का विकास चालू हो जाएगा। पूरे 9 माह तक जो शिशु होता है वो गर्भाशय में उपस्थित रहता है। तो पहली प्रोसेस तो ये होती है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस हो जाती है और शुक्राणु मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक पहुंच जाता है, तो बताओ, तो पहली कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन देखो भैया, पहली कंडीशन तो बन गई ना भाई, शुक्राणु आ गया, निषेचन की प्रक्रिया हो गई, युग्मनज और जाइगोट बना, युग्मनज और जाइगोट गर्भाशय की आंतरिक दीवार में आकर के धस गए, वहां पर भ्रूण का विकास हुआ, शिशु पूरे 9 माह तक वहीं पर रहता है। तो इस वजह से 9 माह तक भैया ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मैंने कहा था शुरुआत में कि 9 माह तक प्रेगनेंसी के समय ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। यही एक रीजन होता है क्योंकि यहाँ पर एक कार्पस ल्यूटियम के कारण भैया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर ज्यादा रहता है और ये पूरे 9 माह तक एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम करता है। इस पूरे 9 माह तक एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम करता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन को ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर मान लीजिए शुक्राणु नहीं पहुंच पाता है तो भैया सिर्फ ये अंडाणु ही पड़ा है। अब ये अंडाणु कहाँ पे पड़ा है, फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है, फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है, फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है, फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है। अब ये नहीं आता है तो फिर क्या होता है भैया, धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसका लेवल गिरने लग जाता है कि नहीं है। और ये जो अंडाणु ये भी नष्ट होने लगता है,
ये भी नष्ट होने लगता है, लेकिन ये नष्ट होकर के कहाँ पहुंच जाता है, ये भी भैया गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है ना, एंडोमेट्रियम, उसके पास पहुंच जाता है और उसके पास जाकर के चिपक जाता है। अब जैसे ही कार्पस ल्यूटियम का स्तर घटाए, कार्पस ल्यूटियम नष्ट होना स्टार्ट हो गया, तो भैया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी गिर जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी गिर जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल नीचे गिर गया तो एंडोमेट्रियम क्या इसको बनाए रखने का काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा भैया। और अगर ये काम नहीं हुआ तो आप सभी को पता है, जैसे ही 28 से 29 दिन कंप्लीट हो गए और दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो शुरुआत के 3 से 5 दिन तक, मैंने कहा ना कि 4 अवस्था बार बार दोहराती रहती है, फिर ये रक्तस्राव वाली प्रावस्था स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें शुरुआत में 3 से 5 दिन तक ये भैया गर्भाशय की आंतरिक दीवार जो एंडोमेट्रियम, जो एस्ट्रोजन हार्मोन ने कुछ बनाई थी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने कुछ बनाने की कोशिश की थी, ये और इसके साथ में नष्ट हुआ जो अंडा है, नष्ट हुआ जो अंडाणु है भैया, ये भैया योनि मार्ग से गर्भाशय में सिकुड़न पैदा होती है, मरोड़ी लगती है। अगर हम भाषा में बात करें तो मरोड़ा कहा जाता है कि मरोड़ा महसूस होता है पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर, है कि नहीं है? क्या महसूस होता है? मरोड़ा महसूस होता है, यानी कि उसमें गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण महिलाओं में पेट दर्द करता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। वो क्यों पेट दर्द करता है? इसी वजह से दर्द करता है क्योंकि गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सिकुड़न पैदा होती है, जिसके कारण वो टूट टूट कर 3 से 5 दिन तक भैया इस नष्ट हुए अंडे के साथ में ये योनि मार्ग से बाहर आती रहती है भैया। ये इसी वजह से ये 3 से 5 दिन तक भैया लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, 3 से 5 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। और फिर दोबारा यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर पुटिकी प्रावस्था, फिर अंडोत्सर्ग प्रावस्था, फिर ल्यूटिकल प्रावस्था, फिर रक्तस्राव, ये बता दिया। और अगर कहने का मतलब शुक्राणु और अंडाणु फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रोसेस हुई तो युग्मनज में जाइगोट गर्भाशय की आंतरिक दीवार में आकर के धस जाएगा, कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बना रहेगा और ये पूरे 9 माह तक एंडोमेट्रियम, ये जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है, इसको बनाए रखने का काम करता है। अब समझने वाली बात एक चीज और है, ये तो आपको हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ये चीज आपको याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुई है तो भैया पिछली क्लास से देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी चीजें। अगर पिछली क्लास से नहीं देखी है तो आपको समझने में प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि गर्भपात के बारे में आपने सुना होगा, गर्भपात के बारे में आपने सुना होगा। वैसे मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं कि गर्भपात को, कि भाई गर्भपात के बारे में, गर्भपात करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए भैया, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं है। बट एजुकेशन पर्पस से जरूरी है चीजों को समझना, उनका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से समझना, गर्भपात में क्या होता है, सारा खेल किसका है? गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है ना, एंडोमेट्रियम, इसका है, क्योंकि इसी में ही आकर के युग्मनज में जाइगोट आकर के धसता है। भ्रूण का विकास इसी में ही होता है, पूरे 9 माह तक शिशु भैया इसी गर्भाशय में रहता है। तो गर्भपात के दौरान ऐसी मेडिसिन दी जाती है, ऐसी दवाइयां दी जाती है, ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल कम कर देते हैं शुरुआती दिनों में, जिसके कारण क्या होता है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है ना, एंडोमेट्रियम जो होती है ना, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो गया तो एंडोमेट्रियम क्या बना रहेगी? क्या नहीं बनी रहेगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यही भैया एंडोमेट्रियम को, गर्भाशय की आंतरिक दीवार को बनाए रखने का काम करता है। इसी के कारण भैया ये नष्ट हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी भैया, तो फिर भैया ये जो अंदर जो भ्रूण का विकास हो रहा है, युग्मनज से भ्रूण का विकास हुआ है, वो धीरे धीरे भैया ये शुरुआती 1 से 1.5, कहने का मतलब 1 महीना, 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर तक ही होता है भैया गर्भपात, बाद में नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि 3-3 महीने तक हो जाता है, वो हेवी मेडिसिन की सहायता से होता होगा, है कि नहीं है। अपन को डॉक्टर नहीं बनना है, अपन को अपना काम करना है, ठीक है। तो ये जो इसमें जो भ्रूण है ये भैया, ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार टूट जाएगी, जिससे भैया ये जो अंदर जो शिशु है या जो भ्रूण है वो भैया बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा भैया, क्योंकि गर्भाशय की आंतरिक दीवार ही तो भैया रोक के रखने का काम कर रही है। तो ये होता है। तो सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से, है कि नहीं है। अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और टाइम भी हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो कल मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ाने वाला हूं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे शुरुआती के 3 क्लासों में आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन हम 3 क्लासों में नहीं करेंगे, हम इसकी भैया 2 क्लास और लेंगे। कल भी पढ़ाएंगे आपको और परसों के दिन भी पढ़ाएंगे।
कल मैं आपको जैसे कि भैया शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, शुक्र जनन कहा जाता है, अंडाणु के निर्माण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अंड जनन कहा जाता है कि नहीं। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे अगली क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ाऊंगा, जैसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया ये क्लास, इससे अगली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस क्लास को मिस मत करना मेरे भाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।